गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर हम आपको पूरा अच्छे से वर्क डन के बारे में बताए थे अच्छे से। हम उम्मीद करेंगे कि आपको उसमें सारा बात समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस आज का हेडिंग बनाइए। वर्क डन में हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन की जब हम बात करेंगे तो आप सिंपली जब आप कल आप लोग को हम वर्क डन के बारे में बताए थे तो बताए थे वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम वहां लिमिट बताए थे कि वॉल्यूम का भी इनिशियल से भी फाइनल, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर हम बता रहे थे कि मान लो कि आइडियल गैस के लिए अगर बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े हैं तो P इक्वल टू एनआरटी बाई भी होगा। तो P इक्वल टू एनआरटी बाई भी, मान लो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दें। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करें, इसके वैल्यू को या नाम वाम मत दो, डायरेक्ट यहाँ पे P के वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक, तो जैसे ही इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के इसमें P के वैल्यू को पुट करते हैं, we put the value of P in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हम P के वैल्यू को पुट करेंगे तो P के वैल्यू को पुट करने पे यहाँ रिजल्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन एन आर टी बाई वी डी वी और लिमिट V इनिशियल से V फाइनल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये सब बात जब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि लिमिट लगा देंगे, फिर अगर यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू एन आर टी, ये कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगा तो 1 बाई वी डी वी, वी इनिशियल से लेकर वी फाइनल। ठीक, अब मान लीजिए यहां तक हम आ गए तो आपको ये देखिए 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स वाला फॉर्म आ गया। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा एन आर टी लॉग भी इनिशियल से भी फाइनल। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो W इक्वल टू क्या होगा एन आर टी लॉग भी फाइनल माइनस लॉग भी इनिशियल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक का स्टेप समझ में आ रहा है। अब इसको चाहेंगे तो बच्चे ऐसे लिख सकते हैं कि log a माइनस लॉग बी, log a बाई बी होता है। तो W इक्वल टू एन आर टी लॉग भी फाइनल बाई भी इनिशियल, मतलब log a बाई बी। यहां तक क्लियर है। अब यहां तक का जब स्टेटमेंट क्लियर हो गया, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे log बेस e है, अगर यहाँ पर हम बेस को बदल दें तो log बेस 10 करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चाहे तो इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं W इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 भी फाइनल बाई भी इनिशियल। ये फॉर्म में हम चाहे तो आराम से हम लिख सकते हैं, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बेस ई के लिए और ये बेस 10 के लिए, इसको बस मल्टीप्लाई कर दिए। यहां तक मतलब वो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। पहले इतना आप नोट कर लो, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। पहले इतना जल्दी नोट करो।
चलो अब स्क्रीन को पॉज करके नोट करना। अब इधर देख लो, मान लो इसको चाहे तो प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देख, अभी तुरंत हमने लिखा पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू जब हमने एनआरटी लिखा तो v इक्वल टू एनआरटी बाई पी। तो अगर चाहें तो इसको v फाइनल अगर बना दे तो यहां पर p फाइनल कर सकते हैं। बाकी ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, एनआरटी तो कांस्टेंट टर्म है। तो v फाइनल को अगर ऐसे लिख सकते हैं और v इनिशियल को अगर एन आर टी बाई पी इनिशियल कर दे और चाहे तो v फाइनल और v इनिशियल के वैल्यू को यहां पुट करें तो यही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, w इक्वल टू एन आर टी लॉग v फाइनल के जगह पर हो जाएगा एन आर टी बाई पी फाइनल और बाई v इनिशियल के जगह पर हो जाएगा एन आर टी बाई पी इनिशियल। अब यहां एन आर टी से एन आर टी कैंसिल हो जाएगा, पी इनिशियल ऊपर चला जाएगा। तो W इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी लॉग पी इनिशियल बाई पी फाइनल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर वही कहानी कि अगर लॉग बेस ई है, इसको बेस 10 बदल लें तो बेस 10 के लिए क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो चाहेंगे तो इसको यहां पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चाहेंगे तो इसको बेस 10 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वर्क डन। ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 पी इनिशियल बाई पी फाइनल। मतलब हम हाईलाइट कर दे रहे हैं फिर से ये चार इंपॉर्टेंट। एक वॉल्यूम के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, बेस 10 के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, बेस ई प्रेशर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं और बेस 10 प्रेशर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। 1 2 3 4 ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स निकले वोल्टन के। अब इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। मेरे समझ से इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक बार अच्छे से पहले देख लो, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। इसको नोट कर लो। चलिए अभी क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए कि एक हम ग्राफ देते हैं, मान लीजिए कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है। ठीक, अब टेम्परेचर और वॉल्यूम का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम पाथ पहले बना लें। एक हम पाथ बना दिए ए बी बी सी सी डी। ठीक, अब मान लो हम दो पॉइंट्स के वॉल्यूम को ले लेते हैं। इस पॉइंट के वॉल्यूम को मान लिए वी नॉट और इस पॉइंट के वॉल्यूम को मान लिए 2 वी नॉट। ठीक, और इस पॉइंट के टेम्परेचर को मान लिए टी नॉट और इस पॉइंट के टेम्परेचर को मान लिए 2 टी नॉट। ठीक, कोई दिक्कत? आपको सारे पाथ्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट करके दिखाना है। जैसे पाथ ए डी, पाथ ए बी, पाथ बी सी, पाथ सी डी। वर्क डन निकालो। चलो करो।
चलो अब स्क्रीन पॉज करके तुम करो, हम बना देते हैं। चलो इधर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ ए बी और सी डी की। पाथ ए बी की अगर बात करें तो पाथ ए बी में सबसे पहले आप गौर करोगे कि पाथ ए बी की अगर बात करें तो सबसे पहले गौर करोगे कि पाथ ए बी आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक का मतलब पिछले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि जहां पर वॉल्यूम सेम हो जाए, वही मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाए। कैसे, गौर कर ले। पाथ ए बी की बात करेगा तो ए पॉइंट के लिए भी वॉल्यूम वी नॉट है और बी पॉइंट के लिए भी वॉल्यूम वी नॉट है। तो ए पॉइंट के लिए भी वी नॉट, बी पॉइंट के लिए भी वॉल्यूम वी नॉट। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का डिफरेंस वी नॉट जीरो हो जाएगा। अभी आपको वर्क डन निकालने का फॉर्मूला हमने अभी हमने पढ़ाया है ना कि एन आर टी लॉग बेस ई वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम फाइनल बाई वॉल्यूम इनिशियल, सॉरी, एन आर टी लॉग बेस ई वॉल्यूम फाइनल बाई वॉल्यूम इनिशियल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे गौर करोगे ए पॉइंट पर भी वॉल्यूम वी नॉट है और बी पॉइंट भी वॉल्यूम वी नॉट है, मतलब फाइनल भी उतना इनिशियल कट जाएगा, ये कोई दिक्कत। तो यहाँ पर सीधा बात की, यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आइसोबोरिक है। तो पाथ ए बी और सी डी जब आइसोबोरिक है मतलब वॉल्यूम सेम है, गौर से देख लो, तो यहाँ पर पाथ ए बी और सी डी का वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पाथ ए बी एंड पाथ ए बी एंड सी डी, पाथ ए बी एंड सी डी आर आइसोकोरिक। बोरिक बीच में गलती से मिस्टेक से निकल गया था। पाथ ए बी एंड सी डी आर आइसोकोरिक। ए बी और सी डी आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक होगा तो देयरफॉर वर्क डन जीरो, देयरफॉर वर्क डन ऑफ both path becomes equal to जीरो। पहले तो बेसिक एकदम समझ में आ गया। तो दोनों पाथ का वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। अब बचा कौन, दो पाथ भाई देख, एक पाथ बचा ए डी और एक पाथ बचा बी सी। तब हम पहले पाथ ए डी का वर्क डन निकालेंगे, फिर पाथ बी सी का वर्क डन निकालेंगे। पहले ए बी और सी डी का तो जीरो हो गया क्योंकि आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम है दोनों का। तो यहाँ पर वर्क डन को जीरो कर लिया। अब बात उठता है ए डी और बी सी का हमें निकालना है। तो ए डी और बी सी का पहले हम निकालेंगे। पहले ये तो आपको समझ में आ ही गया, इतना को अपना नोट कर लेना है स्क्रीन पॉज करके। अब बात करते हैं क्या कि वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हम निकालते हैं पाथ ए डी। तो पाथ ए डी का जब हम वर्क डन निकालेंगे, तो पाथ ए डी का वर्क डन निकालेंगे, उसके बाद फिर हम पाथ बी सी का वर्क डन निकालेंगे। तो ए डी का निकाल लेते हैं, तो डब्ल्यू ए डी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन आर टी लॉग बेस ई वी फाइनल बाई वी इनिशियल। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ढंग से इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए टी एन आर, ये तो फिक्स रहेगा। टेम्परेचर चेक करो, तो टेम्परेचर क्या है, ए डी का टेम्परेचर टी नॉट है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी नॉट। इसमें आपको उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं लॉग या एल एन, जो लिखना लिख लें यहाँ पे। अब बात करते हैं वी फाइनल का। तो वी फाइनल यहाँ पर टू वी नॉट है, ए डी मतलब फाइनल क्या है, टू वी नॉट, और इनिशियल क्या है, वी नॉट। वी नॉट से वी नॉट कट गया, तो यहाँ पर वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली सॉरी इसका ए डी नहीं निकाल सकते, पाथ तो ऐसे जा रहा है ना, ए बी बी सी सी डी डी ए, सॉरी पाथ तो यहाँ पर ए डी नहीं डी ए होगा। पाथ ऐसे भाई देख ले, ए बी बी सी सी डी डी ए, तो पाथ ऐसे जाएगा तो डी ए होगा। तो यहाँ पर डी ए कर ले, तो डी ए करेगा तो यहाँ पर फाइनल जो है, फाइनल हो जाएगा वी नॉट और इनिशियल हो जाएगा टू वी नॉट। डी ए है तो टू वी नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू डी ए आएगा एन आर टी नॉट एल एन 1/2। इसको चाहेंगे तो इसको पावर में ऊपर ले जाएंगे, मतलब एल एन ये टू ऊपर कर लेंगे तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। तो डब्ल्यू डी ए इसको ऐसे लिख सकते हैं, निगेटिव एन आर टी नॉट
एल इंटू, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं, ये मिस्टेक से हमने पहले एडी लिख दिया था, खुद बात देख ले, डायरेक्शन एरो का दिया ही हुआ है ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक। तो डी ए का तो निकाल दिए, अब बात कर रहे हैं क्या कि अब किसका निकालेंगे, तो बीसी का, और डी ए का तो निकाल दिया, अब किसका निकालेंगे, बीसी का, और कि ए बी और सी डी का तो जीरो हो चुका है, बात समझ में आ रहा होगा। तब बात करते हैं वर्क डन, डब्ल्यू डी ए का निकाल दिया, वर्क डन बीसी का निकालेंगे, इसको नोट कर लेना स्क्रीन को पॉज करके। अब बात उठता है कि वर्क डन डब्ल्यू बीसी, तो वर्क डन बीसी का निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला, एन आर टी लॉग या एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, या तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब मान लो कि डब्ल्यू बी सी इक्वल टू एन आर, टेम्परेचर की बात करेंगे, इस जगह का टेम्परेचर 2T नॉट है, तो 2T नॉट एल एन, भी फाइनल की बात करेंगे तो बीसीसी के लिए 2V नॉट, और बी के लिए V नॉट, ये उड़ गया, डब्ल्यू बी सी क्या आएगा, 2NRT नॉट LN 2, ठीक। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा आपका, ये तो आपका क्लियर होगा, यहां तक मेरे समझ से तो यही हो गया। अब नेट वर्क डन पूछेगा तो ये दो पाथ का तो ए बी और बी सी डी का जीरो है, फिर ये दोनों पाथ का जोड़ देंगे तो डब्ल्यू नेट निकल जाएगा। तो डब्ल्यू नेट निकालना हो तो क्या करिएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू नेट जब भी कोई पूछेगा तो डब्ल्यू नेट के लिए डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू डी ए कर लीजिएगा, ठीक, और यहां से आपका डब्ल्यू नेट निकल जाएगा। मेरे समझ में बहुत तोड़ के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको नोट करिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आप लोग को हम जो पढ़ा रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को हम जो हीट जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम थर्मल इक्विलिब्रियम जूरोथ लॉ पढ़ा दिए थे। हीट में ही ऐसे बहुत सारे बुक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में भी दिया हुआ, थर्मोडायनेमिक्स में ही जूरोथ लॉ दिया हुआ है और थर्मल इक्विलिब्रियम, लेकिन हीट में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। तो हम हीट जब पढ़ा रहे थे उस वक्त हम आपको हीट में ही थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और जूरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट हम बता दिए, तो उसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ आप अगला हेडिंग बना लीजिए। तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ आप हेडिंग बना लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बहुत बेसिक टॉपिक है, एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब एनर्जी ना उत्पन्न होता है ना समाप्त होता है, एनर्जी बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सारे किताब में लिखा भी हुआ है, शॉर्टकट किताब में छोटे मोटे राइटर्स में जो आप देखिएगा उसमें लिखा भी हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ जो है वो एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और ये स्टेटमेंट सही भी है। लेकिन हम उसी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जिससे कि आपका एडवांस लेवल में और आपको नीट लेवल में कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए, और आप जितना भी एक पर एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी करवाएंगे। फिर मेन क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे से हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आप लोग कॉपी में हेडिंग बना लीजिए थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, ठीक। अब हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक थ्योरी हम भी बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही बात कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक। और इसी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से फिगर के साथ। मान लो
मान लो हमने एक कंटेनर सिलेंडर शेप का बनाया, ठीक, और इसके अंदर हमने पिस्टन रख दिया। एक सिलेंडर हमने लिया, इसके अंदर में पिस्टन रख दिया, ठीक, और इसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इस कंटेनर के अंदर हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट। जैसे ही हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर यहां बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, साथ ही मॉलिक्यूल्स का यहां प्रेशर इंक्रीज करेगा। गौर से देखिए, हम जैसे इसको हीट दे रहे हैं तो हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत? तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर और प्रेशर यहां बढ़ने लगेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ, पिस्टन को थोड़ा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कराएगा, पिस्टन को ऊपर की तरफ खिसकाएगा। तो इसी फिगर का अगला स्थिति कैसा होगा वो इधर हम बना के दिखाते हैं। पेंटिंग क्या करें समझ लो ऐसे। मान लो कि ये इतना ऊपर की तरफ गया, ठीक है, पेंटिंग तुम खुद से कुछ अच्छे से कर लेना। तो ये इतना ऊपर की तरफ गया, तो जैसे ही पिस्टन इतना ऊपर की तरफ जाएगा तो मान लो कि ये इतना वर्क डन किया, तो ये जो इतना वर्क हुआ हुआ इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से देख लो, जैसे ही हम हीट दिए तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, जैसे प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। जिस फिगर में कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पहले था, ये उठ करके यहाँ तक गया। मतलब मान लो ये थोड़ा हम बड़ा करके बना रहे हैं कि वीडियो में अच्छे से दिखाई दे। तो मान लो कि इतना वर्क डन हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब वर्क डन हुआ, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला बात उठता है कि आखिर वर्क कौन कर रहा है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है। पहला बात कि यहाँ पूछेगा कि वर्क डन किसके द्वारा हुआ, तो बोलेगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा यहाँ पर वर्क डन हुआ। कैसे हुआ? तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को हीट दिया गया तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, पिस्टन ऊपर की तरफ गया, डिस्प्लेस्ड हुआ, मतलब कि यहाँ वर्क डन हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात करेंगे कि यहाँ पर जब हम हीट को दे रहे हैं तो हीट को दे रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स पूरा हीट को वर्क करने में नहीं लगा रहा है। ये मॉलिक्यूल्स हीट के एक पार्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। मॉलिक्यूल्स हीट के एक पार्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और वह पार्ट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। फिर से बोल रहे हैं कि हीट को दिए तो हीट जैसे ही देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इस हीट का कुछ पार्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। हीट दिए, क्यों हीट दिए, तो इसके कुछ पार्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? इंटरनल एनर्जी को, ठीक। मान लो कि यहाँ इंटरनल एनर्जी को हमने डेल्टा यू मान लिया। क्या मान लिया? डेल्टा यू।
तो ये इसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है, इस क्यू का जो रिमेनिंग पार्ट है वो वर्क डन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वर्क डन में। तो यहां पर इस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना दिए? क्यू। तो इसका कुछ पार्ट ऑब्जर्व किया जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया मॉलिक्यूल और कुछ पार्ट वर्क में लगाया। तो दैट मीन्स कि ये Q बराबर डेल U प्लस W हो जाएगा। ठीक, अभी बहुत सारा बात इसमें बताने वाले हैं, अब बात यहां पर ये उठता है कि यहां पर भी मॉलिक्यूल्स, जैसे ये जो मॉलिक्यूल है टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा तो ये पिस्टन को जो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करा रहा होगा उस वक्त मॉलिक्यूल्स गति में आया होगा। उस वक्त मॉलिक्यूल्स क्या चीज में आया होगा? गति में आया होगा। तो मॉलिक्यूल का मान लो इधर इधर इधर, मॉलिक्यूल हर एक डायरेक्शन में मूव किया होगा, हर एक डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन हुआ होगा। तो यहां पर ध्यान में रखना कि मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा ही होगा। अगर दो होगा तो डायटोमिक, तीन होगा तो ट्राई होगा। तो मॉलिक्यूल्स जब एक से ज्यादा होगा तो यहां पर दिमाग में रखना कि यहां पर तीन तरीके का मोशन हो रहा होता है। एक कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा होगा। हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में रोटेशन को ला रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना कि मॉलिक्यूल्स यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा होगा, रोटेटरी मोशन भी कर रहा होगा और साथ साथ वाइब्रेशनल मोशन भी हो रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम एक एग्जांपल फिगर बनाते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले, जैसे मान लो कि दो हम डंबल सेट को ले लिए डाई बनाने के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए मान लो। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम डंबल शेप को ले लिए। किसको ले लिए? डंबल शेप को। तो डंबल शेप में देखो वाइब्रेशनल कब हो रहा होगा? जब ये इधर और ये इधर, ये एरो देकर ये खुद समझो, तो यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन हो रहा होगा। साथ ही साथ जब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आएगा वो रोटेट करेगा तो वहां रोटेटरी मोशन भी होगा और साथ साथ जब नॉर्मली किसी पाथ पे मूव कर रहा होगा ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। यानी आपको यहाँ पर याद रखना है कि मॉलिक्यूल जब हम हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। तो मॉलिक्यूल्स जब वहां मोशन में आएंगे तो आपको एकदम वहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहां पर तीन तरीके का मोशन होगा। एक वाइब्रेशनल, हम केटीजी में सब अच्छे से बताए थे, एक वाइब्रेशनल, दूसरा ट्रांसलेटरी और तीसरा रोटेटरी। ठीक, यानी कोई पूछे कितने तरीके का मोशन होगा तो तीन तरीके का मोशन होगा, एक वाइब्रेशनल, दूसरा ट्रांसलेटरी और तीसरा रोटेटरी। तो लिख भी दे रहे हैं कि वाइब्रेशनल मोशन भी होगा, स्पेलिंग में ध्यान मत देना, वाइब्रेशनल मोशन, दूसरा ट्रांसलेटरी और तीसरा रोटेटरी। रोटेटरी मोशन होगा। तो बात होता है कि जब यहां तीन तरीके का मोशन होगा तो इंटरनल एनर्जी जो आ रहा है वो भी तीनों मोशंस के कारण आ रहा होगा। मतलब कि वाइब्रेशनल मोशन के कारण वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण ट्रांसलेटरी एनर्जी होगा और रोटेटरी मोशन के कारण रोटेटरी एनर्जी होगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? अभी आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर से बोल दें कि हमने क्यू अमाउंट का हीट दिया किसी सिस्टम को, तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो ये क्या हुआ? ये पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कराया। तो जब ये मॉलिक्यूल गति में आया होगा तो वहां तीन तरीके का मोशन आया होगा, वाइब्रेशनल भी, ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी भी। पिस्टन जो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड हुआ तो वर्क डन हुआ। तो यहाँ पर बात उठ रहा है क्या कि हीट दिए तो पूरा हीट वर्क नहीं लगाया, हीट का कुछ पार्ट को मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व कर लिया इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? इंटरनल। और रिमेनिंग पार्ट जो हीट का था वो यहाँ पिस्टन को डिस्प्लेस करा के वर्क डन कराया। ठीक, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के सम के बराबर हो सकता है। यहाँ ये सब हम बेसिक्स एक्सप्लेन करती है। ठीक, आप स्क्रीन को पॉज करके पहले इतना को लिख लो, फिर इसमें भी और बात हम चर्चा करते हैं। ये जो मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना को नोट कर लो।
और बात उठता है क्या, जैसे मान लो हमने लिखा कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्यू जो डेल यू प्लस डब्ल्यू के सम के बराबर है। ये तो बेसिक फॉर्म है। अब एडवांस लेवल में अगर चले तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, उसको भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ध्यान से देखना कि इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं डेल क्यू डी यू, डेल क्यू लिखते हैं लेकिन डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। बहुत सारे किताब में ऐसे लिख दिया होगा, बहुत सारे टीचर्स ये भी बता के निकल गए कि डिफरेंशिएशन का फॉर्म है। तो इसको डिटेल में समझना बच्चा, ताकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बहुत सारा मीनिंग छुपा हुआ है इसका। यहाँ ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन का फॉर्म है और ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन का फॉर्म नहीं है और ये भी कंप्लीट डिफरेंशिएशन का फॉर्म नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा, मतलब ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ये भी इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, लेकिन ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन का फॉर्म है। कैसे, हम बताते हैं सुनो पर। मान लो कि जैसे अभी हमने वर्कडन में पीवी ग्राफ वगैरह के जैसे बनाते थे, मान लो कि हमने पीवी ग्राफ बनाया, मान लो पीवी ग्राफ बना दिया, कोई 2 पॉइंट मान लो, ये मान लो कि फाइनल है और ये मान लो इनिशियल है। तो बताओ यहां वर्क डन निकालने के लिए केवल इनिशियल और फाइनल से क्या आप कभी किसी का वर्क डन निकाल सकते हैं? कंप्लीट रूप से तो नहीं निकाल सकते। मतलब कि वर्क डन निकालने के लिए, वर्क के लिए इनिशियल पॉइंट भी चाहिए, फाइनल पॉइंट भी चाहिए और पाथ पर भी डिपेंड करना पड़ेगा। केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे वर्क डन निकालना पॉसिबल नहीं। वर्क डन निकालने के लिए, यहाँ पे कंप्लीट टोटल वर्क डन निकालने के लिए इनिशियल, फाइनल और साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड होना पड़ेगा। मतलब कि इस स्थिति में डायरेक्ट रूप से टोटल वर्क डन कभी भी निकालने के लिए डायरेक्ट आप इनिशियल और फाइनल का लिमिट लगा करके इंटीग्रेट करके डायरेक्ट टोटल वर्क डन तो यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते हैं, और यहाँ पर पाथ डिपेंडेंसी भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप जो वर्क डन निकालते हैं वो टोटल वर्क डन नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्म। किसका फॉर्म बोलते हैं इसको? इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। वही इंटरनल एनर्जी है तो डायरेक्ट ये केवल इनिशियल और फाइनल पे